प्रस्तावना है क्या? व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की मानती है। जब आप भारतीय संविधान ओपन करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना मिलती है, जिसको आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में ले सकते हैं। इसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उससे आपके बारे में जानकारी मिलती है, उसी तरह से इन्होंने इसे क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड कहा है संविधान का। और ये प्रस्तावना आया कहाँ से, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना तो अमेरिकी संविधान से ली गई है, जो प्रथम लिखित संविधान था। जो अमेरिका का संविधान है उसको प्रथम लिखित संविधान की कहते हैं, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा पर प्रभाव किसका है, वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, या पूछा जाए कि भाषा पर प्रभाव किसका है, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी कि न्याय कौन कौन दी गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता कौन कौन सी बात की गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता में क्या क्या बात की गई? प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ये डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 जनवरी 1949 को किया गया। लेकिन लागू कब से किया गया, तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं, जिसका हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इसको चार्ट में डिवाइड किया जाए तो हम स्रोत की बात करेंगे। तो स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात जनता। प्रस्तावना में जो है क्या बात की गई कि संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत के लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। किसको? रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे कहाँ भेजते हैं? संसद में भेजते हैं। और उस संसद में जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है और पूरे देश पे शासन करता है। तो इस तरह से जो स्रोत संविधान कहाँ से है? भारत की जनता से है। और स्वरूप की अगर बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। न्याय की बात की जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की जाती है। देखिए न्याय में आर्थिक शब्द आया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। लेकिन स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? इन सब चीज़ों को प्राप्त करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को बनाए रखना। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। स्वरूप ये है और स्रोत ये है। तो ये क्रम से ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? ठीक है, हमारे लिए प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है? तो प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है, यानी कि सार कह सकते हैं पूरे संविधान का। क्या है? प्रस्तावना है। और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है कि इसका दर्शन क्या है, मतलब किस फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया गया है हमारे संविधान में।
ठीक है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब कोई सुनवाई होती है तो उसमें अगर कुछ इस तरह के अस्पष्टता दिखती है जो अनुच्छेद लिखे गए हैं हमारे संविधान में, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का। यानी कि हमारा दर्शन क्या है, किस दर्शन पे वो जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उसके पीछे का दर्शन क्या है, तो दर्शन मालूम है तो हम उसको उसका अर्थ निकालने में या जो अस्पष्टता है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की। ठीक है, इन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इस तरह से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। के एम मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में? प्रस्तावना को इन्होंने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, संशोधनी है या नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन की बात जब हुई, सबसे पहले तो 1960 में एक केस आया, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसको संविधान का भाग ही नहीं माना गया, और जब संविधान का भाग ही नहीं है तो हम अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। ठीक है, तो संशोधन कैसे होता है? संसद के द्वारा, संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद में प्रस्ताव पारित किया जाता है संशोधन के लिए 2/3 बहुमत से, फुल मेजॉरिटी से, तभी संशोधन होता है। तो जब ये संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन कैसे हो सकता है? लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो ये प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं से संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, या कह सकते हैं कि वो हमें एक दिशा प्रदान करता है। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ तोड़ मरोड़ नहीं करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। तो अब कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे केस जब फंसते हैं तो उसको कह देती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे जब बीजेपी की सरकार बनी थी अभी जो 2014 में, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने कुछ संशोधन किया था, संविधान संशोधन। फिर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्धारित किया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है तो आप कहेंगे संविधान का भाग है, क्योंकि जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें एक्सेप्ट किया गया है, और जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया वो इसी 1973 वाले जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के माध्यम से दिया। अब कुछ पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। इन तीनों शब्दों को रट लीजिए और क्रम से रटिए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है जो 1789 से 99 के बीच में हुई। कौन सा? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है।
राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना की जाती है। यानी कि राज्य का धर्म के प्रति किस तरह का व्यवहार है, उसी के बेसिस पे 3 तरह के राज्य हैं: नास्तिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो नास्तिक राज्य, नास्तिक जैसे नास्तिक व्यक्ति किसे कहते हैं, जो किसी भी धर्म को ना माने, जो धर्म को ना माने। उसी तरह से नास्तिक राज्य उसे कहते हैं जो सभी धर्मों का विरोध करता हो, यानी कि किसी भी धर्म को ही ना माने, विरोध करे। सैद्धांतिक राज्य क्या है? ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उसका इस्लाम धर्म हो गया, अफगानिस्तान की बात करें तो इस्लाम धर्म हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, यानी कि धर्म में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये आपका विषय है, ये देश के नागरिकों का विषय है कि वो किस धर्म को मानते हैं, किस में विश्वास करते हैं, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि भारत, तो भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हाँ, तो इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आगे हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो सब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आप आगे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, दूसरा है केवल भारत, तीसरा हिंदुस्तान तथा इंडिया, और चौथा है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, और केवल भारत भी नहीं है, आपको मालूम होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत तथा इंडिया। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है वो उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब संविधान में भारत के नामकरण की बात हो रही थी तो अलग अलग सुझाव आए थे, और उन सब में इस शब्द को एक्सेप्ट किया गया कि भारत अर्थात इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन शब्दों पे विचार करना है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इन सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। मैंने कहा था ना कि क्रम इम्पॉर्टेंट है, इस क्रम को याद रखना है। तो क्रम क्या है? जो हमारे जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समाजवादी, यानी सबसे पहले सी सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद ए आएगा समाजवादी, उसके बाद डी आएगा धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद बी आएगा लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं, प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, गणराज्य की बात की गई। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये जो ऑप्शन लिखा है ये पिछले क्वेश्चन का लिख दिया है। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं जो 42वें संविधान से जोड़े गए। देखिए, ग्राम स्वराज ये तो नहीं जोड़ा गया, ठीक है, और 3 शब्द जोड़े गए हैं जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये समाजवादी आ गया, और पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये तो पहले से ही था, तो इसमें ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है ये अंततोगत्वा उद्देशिका बनी।
इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, ये नहीं शब्द यहाँ टाइपिंग में छूट गया है। दोस्तों टाइपिंग एरर को आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में एरर हो जाता है कभी कभी, मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए यह पहले तो एक चौथा वाला स्टेटमेंट देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता लिखा है। ठीक है, तो ये सही है, ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। इसका जो उद्देशिका है, इसका उपयोग केवल भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग जो है इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न किया गया हो। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात है तो हम लोग इससे क्लेरिफाई कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन तो संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ नहीं लगा है तो। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तीसरा तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो 1973 का केस था केशवानंद भारती का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये जजमेंट सुनाया था कि ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए जिसमें तीसरा हो उसको तो हटा ही दी, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है, तो ये दोनों कट गए। और चूंकि चौथा सही है तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो इन चारों में से कौन कौन से शब्द हैं जो नहीं थे? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे 3 शब्द जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द यही थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द थे। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये उसमें जो मूल संविधान था उसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि ये 42वें संविधान से लिया गया है, तो इसलिए यही तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या चीज़ें? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो न्याय की बात की जा रही, तो इसमें चारों सही है, इन सभी चारों की बात की गई है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्र का, वो कौन होता है? वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि वो चुना जाता है। अब चुनने के कोई भी तरीके, या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली। तो जो हमारे भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जन्मजात नहीं होता है, बल्कि उसका चुनाव होता है। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और कैसे? जैसे जनता संसद के सदस्यों को चुन के भेजती है, और जो संसद के सदस्य होते हैं या जो प्रतिनिधि जैसे विधायक होते हैं, ठीक है, ये सभी लोग ये जनता के प्रतिनिधि हैं, और ये चुनते हैं किसको? भारत के राष्ट्रपति को। तो इसलिए ये सी सही है, गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 9 क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्दों से, या जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर हम भारत के लोक शब्दों से। तो ऑप्शन डी सही है, हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, या फिर लोक कल्याण। तो इसमें आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी जो है ये हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है,
इसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। आर्थिक जो है, यहाँ कंफ्यूज मत होइए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता में क्या क्या लिया गया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। समानता की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार है ये, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है उद्देशिका और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, यानी कि जीआईसी, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है 2008 में। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको कहते हैं। और उद्देशिका से संबंधित कुछ और तत्व जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये के.एम. मुंशी ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका को क्या कहा है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस इन लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? ये टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है बी आर अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या फिर महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें के.एम. मुंशी ने कहा है, जो हम लोगों ने अभी पहले भी देख लिया था। 14 क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने संविधान का भाग माना था। और इसी तरह से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो आज बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। और आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।